ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी में आप सभी का स्वागत है। चिन्नास्वामी में मुकाबला खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। पिछली बार जब भिड़ंत हुई थी तो KKR ने मात दी थी और बहुत बड़े मार्जिन से दी थी, लेकिन इस बार RCB 2 लगातार जीत के साथ आ रहे हैं और अगर आज जीतेंगे तो टॉप 4 में अपनी जगह बना लेंगे। अमोल, आंकड़े अगर देखें, शुरुआत करते हैं गेंदबाजी में। जो पेस गेंदबाजी है, 38 विकेट्स ऑलरेडी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने ले लिए हैं और जो KKR है उनकी पेस गेंदबाजी ने महज 11 विकेट्स लिए हैं। दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस। क्या देखते हैं, क्या हो सकता है इससे? देखिए, मैं तो ये मुकाबला देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ क्योंकि एक प्राइमरी रीज़न है क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते आप ही के शो में कहा था कि मेरे 4 जो प्लेऑफ्स में जाएंगे, 4 टीम्स, उसमें से एक RCB है। हाँ। तो मैं बहुत खुश हूँ कि पिछले 2 मैचेस RCB अच्छा करते आ रही हैं। एक जीते पंजाब किंग्स के विरुद्ध और फिर राजस्थान रॉयल्स को शिकस्त दी। तो मेरे हिसाब से RCB का पलड़ा भारी है क्योंकि फॉर्म उनके साथ है और आंकड़े भी यही कह रहे हैं। प्लस अ डिफरेंट कॉन्फिडेंस जो वो लेकर आ रहे हैं। खासकर जब आप किसी भी टीम को देखते हैं T20 फॉर्मेट में, हमेशा कहते हैं कि अगर आपको शुरुआत अच्छी मिल रही है तो जो उसके अंत होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पर विराट कोहली ने और फैफ डू प्लेसी ने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली हुई है। अभी तक 7 मुकाबलों में 473 रन इन दोनों ने बना दिए हैं। और वहीं अगर KKR से आप कंपेयर करते हैं, 7 मैचेस में 5 डिफरेंट आपने साझेदारियां ट्राई करी, आपने कॉम्बिनेशंस ट्राई किए हैं और ये प्रॉब्लम रही है KKR की पहले भी। अमोल जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि RCB की अगर हम बात करें तो 3 चेहरे हमारे सामने आ जाते हैं। वो है विराट कोहली ऑब्वियसली, फाफ डू प्लेसी और ग्लेन मैक्सवेल। तीनों चमके हैं इस साल इस IPL में। मेरे हिसाब से पिछले मैच में जब उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल को 4 नंबर पर बल्लेबाजी कराने उतारा तो मुझे ऐसा लगता है कि मास्टर स्ट्रोक था विराट कोहली से। तो यही है कि जो बैटिंग है वो बहुत बढ़िया चल रही है RCB की, और बॉलिंग और अगर आप कॉम्बिनेशंस देखें KKR के तो बहुत ऊपर नीचे हुए हैं। अगर 2 मैचेस वो जीते हैं वो आप अगर देखें तो अद्भुत ऐसे मैचेस जीते हैं। एक तो रिंकू सिंह ने वो तो अविस्मरणीय मैच थी, और दूसरी मैच थी शार्दुल ठाकुर ने जिताई जहां पर KKR थोड़े स्ट्रगल कर रहे थे। मेरे ख्याल से 70 या 80 पर 5 विकेट गिरे थे। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था शार्दुल ठाकुर को आके वो इनिंग खेलेंगे, पर उनसे वो कारनामा हुआ। तो मेरे हिसाब से 2 अद्भुत मैचेस KKR जीते, उसके बाद लगातार हार होकर आ रहे हैं यहाँ पर। तो आत्मविश्वास तो RCB का बहुत ऊंचा होगा। लेकिन एक चीज़ अमोल, जब हम देखते हैं, पूरी पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो ये निकलता है कि परेशानियां भी कुछ हैं। और सबसे बड़ी परेशानी आपने कहा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जब भी देखते हैं 3 नाम याद आते हैं, लेकिन परेशानी ये है कि 75% रन जो हैं वो इन्हीं तीनों ने बनाए हैं। बाकी पूरी टीम ने मिलकर सिर्फ 25% रन बनाया। अब ये तीनों अगर आउट हो जाते हैं या इनमें से कोई भी, तो आपको देखना है कि नीचे कौन हाथ उठाएगा और कहेगा आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, आप अगर RCB की बात करें तो पॉजिटिव भी देखिए। इस आंकड़ों में अगर आप पॉजिटिव देखना चाहते हो तो ये है कि अगर वो 75% उन्होंने रन्स बनाए तो जो दूसरे बल्लेबाज है वो अभी तक फायर होने हैं। अगर वो फायर हो जाएंगे IPL में, होना ही है, चाहे आप दिनेश कार्तिक की बात करें, चाहे आप शहबाज अहमद की बात करें, वो अच्छे प्लेयर्स हैं, वो फायर होंगे। अगर वो फायर होते हैं तो फिर काम आसान हो जाएगा RCB के लिए। आपको गेंदबाजी का भी एक ऑप्शन देते हैं। अच्छा, लेकिन अगर KKR की हम गेंदबाजी देखें, हमने पेस की बात करी, उसको अगर किनारे रखें, जो उनकी स्पिन गेंदबाजी है, जो पिछला मुकाबला भी खेला गया था वहां पर सुयश थे, वरुण चक्रवर्ती थे और सुनील नारायण थे जिन्होंने इनको विकेट्स दिलाए थे। अभी भी अगर इनके आंकड़े देखें, 7 मैचों में ये तीनों 27 विकेट्स, इनकी जो स्पिन गेंदबाजी है 27 विकेट्स ले चुके, जो अभी तक स्पिन में सर्वाधिक हैं। देखिए, वैसी पिचेस मिलने बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखें, उन्होंने मैच जीता था, वो मैच में आप देखें तो 16 ओवर स्पिनर्स ने डाले थे। सुनील नारायण है, नीतीश राणा भी आके 4 ओवर्स डाल देते हैं। तो मेरे हिसाब से एक स्पिन अटैक है इनका, और काफ़ी उनका जो दारोमदार है वो स्पिनर्स के ऊपर है, पर वो फायर नहीं कर रहे। वरुण चक्रवर्ती, अगर आप 2 साल पहले वाले वरुण चक्रवर्ती की बात करें और अब जाकर देखें तो फिर ज़मीन आसमान का फ़र्क है उनके परफॉर्मेंस में।
खैर मेरा ये मानना है कि आरसीबी के लिए अगर गेंदबाजी की बात करें तो मोहम्मद सिराज एक स्टैंड आउट है और ये बॉलर ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है, खास करके इस आईपीएल में। और ये नहीं कि वो लगातार विकेट लेते आ रहे हैं, चलो वो तो मान लिया मैंने, नई गेंद से वो बेहतरीन गेंदबाजी करे और अभी हम डेथ में भी उनको बॉलिंग करते हुए देख रहे हैं। पर जो एनर्जी लेके आते हैं ना, जो ऊर्जा लेके आते हैं वो, और हर बार जब वो स्क्रीन पर आते हैं, कंपेलिंग व्यूइंग जिसे कहते हैं ना, वो मोहम्मद सिराज बन गए हैं। जैसे मोहम्मद शामी जब गेंदबाजी के लिए दौड़ते हैं तो हम टेलीविज़न स्क्रीन को देखते हैं, वैसे ही कुछ मोहम्मद सिराज इस आईपीएल में उभर कर आए हैं। और आईपीएल में जो सबकी उम्मीदें थी, कुछ समय तक इंतज़ार किया विराट कोहली की सेंचुरी कब आएगी, बहुत सारे इंतज़ार लोगों ने किया, उसके बाद वैसे रन्स आने लगे, वो उनका फॉर्म दिख रहा है, वो टच दिख रहा है पूरी तरह से। खैर ये क्या बात है, विराट कोहली के पास हमेशा टच, रन मशीन के बारे में बात कर रहे हैं। सॉरी, आई टेक माय वर्ड्स बैक। लेकिन फिर भी हम हमेशा आंकड़ों की बात करते हैं। स्पिन के खिलाफ विराट कोहली 2023 में, मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़ा बताती हूँ कि 22 की औसत से रन्स बना रहे हैं और 103 का स्ट्राइक रेट हो जाता है और 89 रन्स ही बनाए हैं। स्ट्रगल वो किसी के खिलाफ नहीं करते, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी परिस्थिति बदल जाती है और सामने केकेआर का स्ट्रॉन्ग स्पिन अटैक है। देखिए 171 का उनका स्ट्राइक रेट रहता है फास्ट बॉलर्स के खिलाफ और फिर 103 का आ जाता है, तो बड़ा डिफरेंस है, बहुत सारा डिफरेंस है। ये हमें आंकड़े बता रहे हैं। पर ये भी तो है कि जब आरसीबी आप बात कर रहे हैं, जो मिडिल ओवर्स में खेलने वाले जो बल्लेबाज हैं, वो भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर विराट कोहली खेल रहे हैं। ये नहीं कि 50 के बाद उनका एक बड़ा स्कोर आया है, 80, 90 या 100 लगे हैं, वैसे हो नहीं रहा है। 50 के बाद थोड़े से, बहुत कम बार हमने देखा है पहले विराट कोहली का आउट होते हुए। इस आईपीएल में हम देख रहे हैं वो 50 के बाद आउट हो रहे हैं। तो ये वो भी जानते हैं, स्ट्राइक रेट के बारे में वो भी जानते हैं, पर एक अलग रोल निभा रहे हैं इस आरसीबी टीम में। मेरे हिसाब से संजय बांगर ने उनको एक अलग रोल दिया है। पहले 6 ओवर में आप ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करिए, चौके छक्के मारने की कोशिश करिए और फिर इस इनिंग को कैरी ऑन करिए, 20 ओवर तक लेके जाएं। तो ये रोल दिया गया है विराट कोहली को और मेरे हिसाब से उनसे बढ़िया और कौन जानता है बैटिंग के बारे में। तो सच है। तो हाँ, स्ट्राइक रेट में कमी तो है, पर ये वो भी जानते हैं शायद एक बड़ा स्कोर आ जाए उसमें फिर वो स्ट्राइक रेट ऊपर जाएगा। हालांकि वही जो आप पहले बात कर रहे थे कि वो कॉम्पनसेट कर देते हैं, आप पेस के खिलाफ फिर आप अटैक करते हैं। अच्छा, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचअप है उमेश यादव और ग्लेन मैक्सवेल के बीच में, क्योंकि आरसीबी वाले इस बार ग्लेन मैक्सवेल को इस तरह से देख रहे हैं कि वो आते ही बिल्कुल अटैक करते हैं और क्या अंदाज में खेल रहे हैं। 7 पारियों में 3 बार विकेट चटका है उमेश यादव ने मैक्सवेल का। देखिए उमेश यादव एक स्ट्राइक बॉलर है और हमेशा मेरा ये मानना रहा है कि उमेश यादव के पास वो अतिरिक्त गति है, अतिरिक्त पेस है, जिस तरीके से वो डालते हैं। बहुत साल उन्होंने आरसीबी के लिए भी खेला है, तो एक स्ट्राइक बॉलर के रूप में खेलते हैं, गेंद को लहराते हैं शुरुआत में, नई गेंद से थोड़ा सा आउट स्विंग करने की कोशिश करते हैं। पर ग्लेन मैक्सवेल ने थोड़ी सी कमी, कहीं ना कहीं कमी है और उमेश यादव ये भली भांति जानते हैं कि ग्लेन मैक्सवेल आएंगे तो एक अच्छा मैचअप होगा उनके साथ। लेकिन आपसे एक कठिन सवाल पूछती हूँ, बहुत दिनों से नहीं पूछा, कौन सा रंग चुन रहे हैं आप, लाल या पर्पल? खैर आपने कहा कि टॉप 4 में, फिर भी देखिए फॉर्म आरसीबी के साथ है, हरा चूज कर सकता हूँ, मैंने चूज किया है। आरसीबी का हरा रंग था। अच्छा, वो वाला नहीं, मैं आरसीबी के तरफ जाऊंगा प्राइमरीली बिकॉज मैंने पिछले हफ्ते ही कहा है कि आरसीबी मेरे टॉप 4 में रहेंगी और आरसीबी ने आपका पूरा साथ दे रहे हैं, आपके प्रेडिक्शन के साथ वो खरे उतर रहे हैं आपकी उम्मीदों पर। थैंक यू सो मच अमोल हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी।